परम शांति। आज हम चर्चा करेंगे कि जो बिग बैंग थ्योरी के बारे में आज इंटरनेट में बहुत चर्चा है कि सचमुच में बिग बैंग हुआ था या नहीं हुआ था। और जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष में डिप्लॉय कर दिया गया है, उसके बाद जो पिक्चर आ रहा है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग एक ओपिनियन आने लगा कि बिग बैंग हुआ ही नहीं है। और हमारे जो परम ज्ञान है, बापूजी जी जो परम ज्ञान दिए हैं, उसमें तो सृष्टि, बेहद की सृष्टि का जो पूरा विज्ञान बताया गया है, उस हिसाब से तो बिग बैंग जैसी कोई इवेंट हुआ ही नहीं है। मतलब बिग बैंग को हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे विज्ञान के हिसाब से, विज्ञान की सोच कहाँ तक है, और हमारे जो परम ज्ञान में जो सर्जन की जो विज्ञान है वो क्या है। तो इसको थोड़ा विस्तृत से आलोचना करेंगे। इससे बेहद की ज्ञान और गहराई से समझने की सबके अंदर बुद्धि का जो बेहद की बुद्धि भी डेवलप करेगा और ज्ञान को धारण करने में सहायक होगा। तो सबसे जो बापूजी के ज्ञान में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बेहद की सृष्टि की ज्ञान, आदि मध्य अंत का ज्ञान। और विज्ञान उसी जो वही बात को ढूंढ रहा है, और इसमें सबसे गहरा कड़ी है टाइम, स्पेस, स्पीड एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। जो डिफरेंट आयाम है क्रिएशन के, डिफरेंट डायमेंशन से ये सारे कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो विज्ञान मतलब आज की जो भौतिक विज्ञान है, एस्ट्रोफिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, वो जैसे जैसे डेवलप हुआ तो विज्ञान भी अंतरिक्ष के रहस्य को जानने की बहुत कोशिश की। आज नासा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, और बहुत सारे जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर, बहुत सारे डाटा ले रहे हैं। गॉड पार्टिकल के ऊपर भी रिसर्च हो रहा है। सब जानना चाहते हैं कि ये जो दृश्यमान जगत कहाँ से आया, कैसे आया। जैसे विज्ञान ऐसा है कि विज्ञान चैतन्य शक्ति ब्रह्म के बारे में अनजान है। इसलिए क्या हुआ, जो आज के जो मनुष्य है, विज्ञान बोल रहा है कि एक टाइम में वो बंदर था, बंदर से मनुष्य बना। लेकिन हमारा ज्ञान बोलता है कि आज जो मनुष्य है वो पतित मनुष्य है। मतलब एक टाइम में फरिश्ता था, फरिश्ता से देवता बना, फिर मनुष्य बना। तो विज्ञान ऑपोजिट डायरेक्शन में सोच ही रहा है, विपरीत डायरेक्शन में सोच रहा है। और ये सारे चीज़ें हमारे जो लाइफ इन मल्टीवर्स किताब में बहुत अच्छी तरह से है, उसको एक पढ़ेंगे तो पूरा ज्ञान मिलेगा। लेकिन फिर भी ये वीडियो में हम ये सारे बातें चर्चा करेंगे तो समझ बढ़ जाएगा। और ये इसमें मैंने बापूजी की कृपा से सारे ज्ञान को एक साथ बताने की, पूरा सृष्टि के ज्ञान को एक साथ बताने की कोशिश की है। तो जैसे डार्विन की थ्योरी के हिसाब से मनुष्य बंदर से मनुष्य बना, तो इसको विज्ञान मान ही लिया है। ऐसे ही बिग बैंग थ्योरी एक हाइपोथेसिस है जिसको विज्ञान मान लिया है कि ये सच है। लेकिन इसका असलियत क्या है, वो उसका जो एविडेंस, उसका प्रूफ अभी तक विज्ञान के पास नहीं है, वो रिसर्च कर रहा है। तो इसलिए जो इसका जो प्रूफ है, एविडेंस है, वह पहले हबल टेलीस्कोप से जो पिक्चर्स आ रहा था उसके ऊपर आधारित था। अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप डिप्लॉय हुआ है, वहाँ से जो पिक्चर आ रहा है वो पिक्चर से जो हमारे विज्ञान इन्फ्रेंस ले रहा है कि क्या है। विज्ञान तो हमारे जो भौतिक जगत की प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सबकी बुद्धि को विकास भी कर रहा है। और ये सही बात है, विज्ञान के जरिए हम अपना आध्यात्मिक प्रगति भी कर रहे हैं। जो चीज़ को हम कल्पना कर रहे थे, विज्ञान उस चीज़ को आज प्रूफ दे रहा है। तो यहाँ हम हमारे जो ज्ञान में जो है मल्टीवर्स, यूनिवर्स, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, ये कैसे क्रिएशन हो रहा है, एक साथ क्रिएशन हो रहा है, डिफरेंट डायमेंशन में कैसे काम चल रहा है, उसको भी थोड़ा संक्षिप्त में समझेंगे। और बिग बैंग को भी समझेंगे विज्ञान के हिसाब से, और विज्ञान क्यों बोल रहा है बिग बैंग हुआ था कि नहीं हुआ था, उसमें क्यों डाउट है। तो सारे चीज़ को धीरे धीरे हम लोग आलोचना करेंगे। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने, जब से जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है अंतरिक्ष में रखा गया, सारे का चित्र लेने लगा, तो क्या फ़र्क पड़ा।
जो हबल टेलीस्कोप में नहीं था। तो जो हमारे परम आध्यात्मिक ज्ञान है, परम विज्ञान है, तो उसके हिसाब से सृष्टि के तो मूल कारण चैतन्य शक्ति है। ये हमारे वेदों में भी है, जिसको हम ब्रह्म कहा गया, पूर्ण ब्रह्म कहा गया। लेकिन इस ब्रह्म के बारे में विज्ञान तो जानता ही नहीं है, और बिना चैतन्य शक्ति के विज्ञान कैसे सृष्टि की कल्पना कर रहा है। सबसे बड़ा प्रश्न है कि एक साइंटिस्ट के अंदर जो सोचने की शक्ति है वो कहाँ से आया। वो खुद साइंटिस्ट को सोचना चाहिए कि जो उसके अंदर जो क्रियाशीलता है, सर्जन करने की शक्ति है, जो एक इंटेलिजेंस है, एक क्रिएटिविटी है, वो कहाँ से आया। बिग बैंग थ्योरी में इसके बारे में तो कहीं बताया नहीं गया है, चैतन्य शक्ति में बारे में कहीं नहीं बताया गया। इवन हम जो पढ़ाई भी कर रहे हैं विज्ञान, उसमें तो चैतन्य शक्ति की बात ही नहीं होता है। तो जब विज्ञान कभी भी ये चैतन्य शक्ति ब्रह्म को मानता ही नहीं है, जिसमें जो पूरा गुण, क्रिएटिविटी गुप्त रूप में रहता है, साइलेंट रूप में रहता है, और वो पूरा सृष्टि संचालन में कार्य करता है, उस चीज के बारे में विज्ञान कभी संशोधन किया ही नहीं। और ये जो सृष्टि के हम एक अंश है, साइंटिस्ट भी एक अंश है। जब साइंटिस्ट के अंदर इतना सोचने की शक्ति, एक इंटेलिजेंस है, तो उसका वो जो सृष्टि में वो कैसे नहीं हो सकता है। तो ये एक सोचने वाली चीज है। मन और बुद्धि, जो हमारे जो ज्ञान के हिसाब से मन और बुद्धि ब्रह्म की क्रियाशीलता शक्ति है, और इसके द्वारा संकल्प किया जाता है, और आत्मा संकल्प शक्ति से सर्जन करता है। तो एक जड़ यूनिवर्स से, मतलब विज्ञान के हिसाब से यूनिवर्स जड़ है, वो अपने आप हो रहा है, अचानक हो रहा है। तो ये जड़ यूनिवर्स से एक सोचने वाला आत्मा की कैसे सृजन हो सकता है, सृष्टि का कैसे अंश बन सकता है, ये विज्ञान को सोचना चाहिए। और विज्ञान उसके ऊपर संशोधन कर ही रहा होगा। तो लेकिन उसको हम व्याख्या करेंगे, जो हम विज्ञान किस डायरेक्शन में जा रहा है, और हमारा जो ज्ञान है, जो परम सत्य को कैसे उजागर किया है, हम जो परम ज्ञान में सृजन कैसे हुआ, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। बिग बैंग तो सिर्फ एक हाइपोथेसिस है, और उसका तो अभी सचमुच में रियलिटी में क्या है वो तो उजागर होगा समय के साथ। तो हमारे बेहद की आत्माओं को तो ये सारे रहस्य पता है, फिर भी एक बार आलोचना करेंगे। पूर्ण ब्रह्म यानी परम प्रकाश में जो सृजन शक्ति है, उसको कला कहा जाता है। लेकिन इसकी जो गुणवत्ता यानी क्वालिटी हर आयाम में, हर डायमेंशन में अलग अलग होता है। जैसे शिव की पावर 4 कला है, तो महाशिव की पावर 8 कला है, परम महाशिव की 16 से 20 कला है। लेकिन ये कला की जो क्वालिटी हर लेवल पे डिफरेंस है, बहुत डिफरेंट है। इसको समझना बहुत जरूरी है सृजन को समझने के लिए। हम नंबर पे नहीं जाना चाहिए, जो 4, 8, 16 है तो बहुत डिफरेंस, 100 कला और 4 कला में बहुत डिफरेंस है। तो उसको एक उदाहरण से समझेंगे। महाशिव गैलेक्सी के मालिक है, शिव ब्रह्मांड के मालिक है। शिव गैलेक्सी और ब्रह्मांड के बीच में क्या डिफरेंस है हम देखते हैं। और नासा आज बोल रहा है कि एक गैलेक्सी के अंदर 800 बिलियन सोलर सिस्टम है, उससे भी ज़्यादा होगा, लेकिन हबल टेलीस्कोप ने अभी 800 बिलियन बोल रहा है, उससे भी बहुत ज़्यादा होगा। बापूजी के एक वीडियो में है 4200 बिलियन सोलर सिस्टम है, लेकिन अभी हम 800 को ही सच मान लेते हैं, जितना हबल टेलीस्कोप में फ़ोटो लिया है। तो धीरे धीरे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बताएगा, जो फोटो लेगा और भी ज़्यादा बताएगा। तो इतने सौरमंडल हैं, तो इतने शिव हैं, 800 बिलियन शिव है एक महाशिव के अंदर, महाशिव के सर्जन के अंदर। तो एक शिव का कला 4 कला है, तो सोच लीजिए और सारे को ऐड कर दीजिए तो कितना होगा, 3200 बिलियन कला हुआ। तो एक 8 कला की महाशिव 3200 बिलियन कला सर्जन कर रहा है। इसके बावजूद उसके पास इतने ग्रेविटी पावर है, वो पूरा सोलर सिस्टम को कंट्रोल भी कर रहा है, संचालन कर रहा है, पालन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, संरक्षण भी कर रहा है अपने बाउंड्री के अंदर, सुरक्षित बाउंड्री के अंदर। तो इसका मतलब महाशिव की 8 कला और शिव की 4 कला में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। इस बात को बुद्धि में बिठाना जरूरी है। हर लेवल पे हम जब परम प्रकाश बोल रहे हैं, वो परम प्रकाश की गुणवत्ता में बहुत अंतर है।
ऐसे ही आप देख लीजिए, जब हम महाशिव और परमहाशिव को कंपेयर करेंगे, वही चीज़ होता है। एक 16 कला की जो परम महाशिव, 16 से 20 कला की एक परम महाशिव जब 8 कला की महाशिव को सर्जन करता है, अरबों अरबों महाशिव की सर्जन होता है, गैलेक्सी की सर्जन होता है। तो अभी जैसे नासा बता रहा है 200 अरब है, 200 अरब मतलब 1600 अरब कला की, 1600 अरब कला की ऊर्जा, मतलब महाशिव की सर्जन करता है एक परम महाशिव। इसके बावजूद उसके पास इतना ग्रेविटी पावर, इतना शक्ति रहता है कि वो पूरा यूनिवर्स का संचालन करता है, पालन करता है, संरक्षण करता है। तो इससे एक अनुमान हो जाता है कि हर लेवल पे कैसे कला में परिवर्तन होता है। तो ये सिर्फ नंबर में नहीं जाना चाहिए, ये एक बहुत मेजर चेंज होता है। जैसे 100 कला मल्टीवर्स मतलब बहुत ऊंची चीज है। तो सर्जन की और एक इम्पोर्टेंट नियम है, जथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यानी आत्मा जैसे वायुमंडल में आता है उसका शरीर से बन जाता है, और ये बहुत नेचुरल चीज है। इसलिए बापूजी ज्ञान दिए हैं, ज्ञान से ही समझना पड़ेगा। क्योंकि हमारे जो इस सृष्टि में सारे बुद्धि -100 कला में आ गए, और -100 कला की बुद्धि मतलब ये स्थूल बुद्धि है। इस स्थूल बुद्धि में कला को समझना, प्रैक्टिकली वो कैसे सर्जन कर रहा है उसको इमेजिन करना, उसको धारण करना बहुत कठिन है। और वो तो ऐसा है कि हमें बापूजी से ज्ञान मिला, हम उसके ऊपर अभ्यास कर रहे हैं, तभी जाके इसका समझ थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, धीरे धीरे समय के साथ बढ़ रहा है। ऐसे ही हम चर्चा करेंगे कि आत्मा के क्वालिटी में भी कितना डिफरेंस है। जैसे कला में इतना डिफरेंस है, एक ब्रह्मांड में एक शिव ने जो आत्मा के सर्जन हुआ है, महाशिव की जो आत्मा के सर्जन हुआ है, परम महाशिव लेवल पे जो आत्मा की सर्जन हुआ है, मल्टीवर्स लेवल की आत्मा की जो सर्जन हुआ है, बहुत ह्यूज डिफरेंस है। समझ में भी डिफरेंस है, उनका अनुभूति में डिफरेंस है, ज्ञान को एब्जॉर्व करने में डिफरेंस है। तो हम ये नहीं बोल सकते वो अच्छा बुरा क्या है, वो नेचुरल डिफरेंसेस है, वो सर्जन की मूल कारण से डिफरेंसेस है। जैसे एक आत्मा मल्टीवर्स लेवल पे क्रिएट हुआ है, जो एक टाइम में 100 कला का था, आज वो -100 कला में गिर गया है। मतलब उसमें गिरावट, 200 कला की गिरावट होने के बाद वो धरती के ऊपर आता है, जो स्थूल जगत में आता है। लेकिन उसी समय जब एक आत्मा यूनिवर्स लेवल पे क्रिएट हुआ है, जिसका एक टाइम में 16 कला था, आज वो धरती के ऊपर 0 कला में है। मतलब उसमें सिर्फ गिरावट हुआ 16 कला की। उसका 16 कला की गिरावट होना और एक आत्मा का 200 कला की गिरावट होना, दोनों तभी सेम लेवल पे आते हैं। तो वहीं से सोचो कि जो मल्टीवर्स लेवल की आत्मा है वो कितने पावरफुल था एक टाइम में। तो ये एक नेचुरल चीज़ है, आत्मा की क्वालिटी के हिसाब से ही उसके अंदर डाटा स्टोर होता है और उसकी समझ बढ़ता है, और उसी हिसाब से वो अपना कार्य करता है। उसका क्रियाशीलता उसी हिसाब से निर्णित होता है। तो जैसे जो साइंटिस्ट, जो आज के जो साइंटिस्ट है, तो एक जगह पे बापूजी ने बताए हैं कि समय में ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद यूनिवर्स से ऊपर से साइंटिस्ट को नीचे उतारेंगे और वो परम तत्व की साधन की डेवलप करेंगे, जिसके बाद विज्ञान की बहुत प्रगति होगा। तो आज की जो विज्ञान की प्रगति कुछ भी नहीं है, इसलिए है कि जो भी है उनकी जो सोच अभी भी स्थूल जगत में है, उनके साधन स्थूल में है। इसलिए जब तक यूनिवर्स के ऊपर से, बहुत ऊपर से साइंटिस्ट नहीं आएंगे, तो फिर जो बिग बैंग जैसा हाइपोथेसिस को सब सच मानने लगेंगे। तो बिग बैंग में जो यूनिवर्स, बिग बैंग से बिग बैंग हाइपोथेसिस यूनिवर्स कैसे बना उसको समझाता है। जब तक सृष्टि में क्रियाशीलता नहीं रहेगा तो सृष्टि सर्जन नहीं हो सकता, क्योंकि रचना अकस्मात नहीं होता है। रचना एक क्रियाशीलता है, एक आर्ट है, और ये रचनात्मक चीज एक इंटेलिजेंस के थ्रू काम करता है, अकस्मात एक प्रोबेबिलिटी में काम नहीं करता। तो जो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस की कॉन्सेप्ट है ही नहीं। बिग बैंग में हम एनालाइज करेंगे बिग बैंग क्या है। साइंस हर चीज़ की जो देता है उसमें इंटेलिजेंस कहीं काम नहीं करता है,
उसमें हर चीज़ नेचर एक जड़ वस्तु अपने आप रिएक्शन कर रहा है, जुड़ रहा है, तोड़ रहा है, ऐसे डिस्कशन होता है। ऐसा नहीं होता है। तो हर हमारे जो परम ज्ञान में है, हर आयाम में हर सृजनकर्ता एक रचयिता का एक सृजन शक्ति है, और वो सृजन शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, और वो उस सृजन शक्ति से रचना भी करता है, पालन पोषण संरक्षण अपनी रचना का, सारे सृष्टि का संरक्षण भी करता है। तो परम विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से बिग बैंग एक हमारे लिए कोई महत्व ही नहीं रखता है, लेकिन विज्ञान भी आज उसको सोच रहा है कि भाई ये जो थ्योरी सचमुच में सच है कि नहीं है। जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से फोटो आने लगा, तो सर्जन में हर समय टाइम स्पेस स्पीड की महत्व बहुत है, और ये सब एक रचयिता के संकल्प शक्ति और उसकी कला से जुड़ा हुआ है। अभी तो हम अनुमान लगाएं, मल्टीवर्स की रचयिता रचना आरंभ किया, उसके संकल्प मात्र के निराकारी आत्माएं की सर्जन हुआ, फिर स्पेस बना। और जब सर्जन निराकारी में होता है तो संकल्प की स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। देखते ही देखते 9 लाख 2 करोड़ 33 करोड़ आत्माएं, 9 लाख आत्माएं तो पहले निराकारी में ही होते हैं, फिर 2 करोड़ आपके मूल वतन में होता है, 33 करोड़ आकारी रूप में होते हैं, लेकिन जो 9 लाख आत्मा बहुत फास्ट होता है। ये परम गति है, परम प्रकाश में जो गति रहता है परम गति है। तो इसमें समय, वो जो समय को मेजर करना हमारे लिए असंभव है। लेकिन वही जब निराकारी में सर्जन 4 कला में होता है, एक शिव के लेवल में होता है, उसका जो परम गति है वो अलग है। तो उसके परम गति और 100 कला के परम गति में डिफरेंस है, इसलिए ये जो टाइम का डिफरेंस बहुत रहता है। 4 कला में जो परम गति का मेजरमेंट होता है वो x है, तो 100 कला में जो होगा परम गति तो वो 1000x की ट्रिलियन x है। इसलिए वहाँ के एक सेकंड यहाँ कितने ट्रिलियन ट्रिलियन ईयर्स बन जाते हैं हमारे ब्रह्मांड में। तो ये जो डिफरेंस है टाइम डायलेशन है, और ये जो टाइम डायलेशन का कारण ही है ग्रेविटी पावर, और ग्रेविटी पावर का कारण है कला। हमारे पास हमारे ब्रह्मांड में 4 कला है, मल्टीवर्स में 100 कला है, इसलिए ये जो टाइम डिफरेंस होता है, परम गति में डिफरेंस होता है, तो टाइम का डिफरेंस हो जाता है। तो इसी को हम टाइम डायलेशन कहते हैं। टाइम डायलेशन को बहुत विस्तार से हमारे मल्टीवर्स किताब में लिखा गया है, उसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। कोई साइंटिस्ट भी पढ़े तो उसको समझ आएगा। तो और हमारे पुराण में ये सब था। तो ये जो टाइम का डिफरेंस जो है, इसको विज्ञान अभी तक समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी समझ पाएगा जब उनको कला की कॉन्सेप्ट आएगा। कला की कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब परम तत्व की कॉन्सेप्ट आएगा। तो विज्ञान के पास अभी तक कोई कैलकुलेशन नहीं है, अभी भी वो लोग टाइम स्पेस स्पीड को कोरिलेट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और जो अंतरिक्ष में ग्रेविटी वेव्स है, जो ग्रेविटी, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जो आकाश तत्व के अंदर काम कर रहा है, वो इतना सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है। वो परम तत्व का पावर है, परम तत्व, महातत्व, ये सारे के पावर बहुत ही अदृश्य शक्ति है। इसको आज तक विज्ञान समझ नहीं पा रहा है। विज्ञान बहुत कोशिश कर रहा है उसको मेजर करने के लिए, लेकिन मेजर नहीं कर पा रहा है। जितना भी कर रहा है वो कुछ भी नहीं है। जो परम ज्ञान में जितने बातें हैं उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। तो अंत जो हमारे परम ज्ञान में, क्रिएशन में 2 ही चीज़ इम्पोर्टेंट है। एक है आत्मा की पावर, दूसरा है संकल्प शक्ति। ये दोनों ही कला के ऊपर निर्भर है, और विज्ञान इस दोनों के बारे में अनभिज्ञ है। हमारा विज्ञान जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस की बातें करता है, उसमें ग्रेविटी फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि विज्ञान अभी तक समझ ही नहीं पा रहा है। उसके ऊपर संशोधन चल ही रहा है। उसको नापना, उसकी जो गुण क्या है वो समझने की विज्ञान अभी तक कोशिश ही कर रहा है। जब तक परम तत्व की साधन नहीं निकलेगा तब तक विज्ञान अंतरिक्ष में ग्रेविटी वेव्स को पूरी तरह समझ नहीं पाएगा। मल्टीवर्स में सर्जन जैसे वृद्धि होता है, हम देखते हैं 60 कला से 40 कला के अंदर बड़े बड़े ग्रेट यूनिवर्स सर्जन शुरू हुआ। लेकिन तब सृष्टि परम प्रकाश और परम तत्व की था, वो भी बहुत हाई क्वालिटी। जो हम अभी डिस्कशन किए, इतने हाई क्वालिटी, वो ब्रह्मांड की तुलना में बहुत हाई क्वालिटी। तो आज की यूनिवर्स, गैलेक्सी और ब्रह्मांड कुछ भी नहीं है वो 60 कला और 40 कला में जो क्वालिटी था। ट्रेमेंडस पावर था, ट्रेमेंडस
अनइमेजिनेबल पावर था। और वहाँ -30 कला में जल और मिट्टी तत्व बनना शुरू हुआ। लेकिन उस समय भी परम तत्व इतनी हाई क्वालिटी की था कि यूनिवर्स की सर्जन आरंभ ही नहीं हुआ था। यूनिवर्स की सर्जन -86 कला में स्टार्ट हुआ। जब मल्टीवर्स -86 कला में था तब यूनिवर्स सर्जन की शुरुआत हुई। तो इससे अनुमान लगाओ, बुद्धि से अनुमान लगाओ कि यूनिवर्स में कितने निचले क्वालिटी की परम प्रकाश है कंपैरिजन टू 100 कला की मल्टीवर्स, मतलब मल्टीवर्स की तुलना में। जब मल्टीवर्स में -86 कला था तब यूनिवर्स में 16 कला था, यानी परम प्रकाश की क्वालिटी में बहुत डिफरेंस है। तो ये सर्जन प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए कला को बुद्धि से अनुभव करना पड़ेगा। तो ऐसे ही आप देखेंगे यूनिवर्स जब 8 कला को गिरा तब यूनिवर्स के अंदर तत्व बनना शुरू हुआ। और हमारा ब्रह्मांड की समय तो बहुत बात की है और धरती तो और बात की है। तो इसलिए जो समय और कला में जो क्वालिटी में जो गिरावट आया, वो सब जब तक हम कोरिलेट नहीं करेंगे तब तक बुद्धि में ये ज्ञान बैठेगा नहीं। जैसे -30 कला में जल और मिट्टी तत्व बनना शुरू हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि आज जो जल मिट्टी हम धरती के ऊपर देख रहे हैं वो बनना शुरू हुआ, वो नहीं हुआ। क्योंकि जो तत्व है, तत्व बहुत डिफरेंट चीज़ है। तत्व एक सब्टल फोर्स है। तत्व को समझने के लिए थोड़ा तत्व के बारे में डिस्कशन करते हैं। आज हम केमिस्ट्री में जो पीरियडिक टेबल है उसमें देखते हैं 118 एलिमेंट्स है। कितना भी होगा, और भी रोज नए नए एलिमेंट्स निकल रहे हैं, हेवियर एलिमेंट्स निकल रहे हैं। लेकिन ये एलिमेंट्स में देखेंगे, लाइटर एलिमेंट्स है, गैसियस एलिमेंट्स है, लिक्विड एलिमेंट्स है, सॉलिड एलिमेंट्स है, आइडियल गैसेस है, ठीक है ना। तो ये जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स बॉन्डिंग करके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये जो एटम्स है, एलिमेंट्स के एटम्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं विज्ञान से, ये सब -100 कला की है। -100 कला, यहाँ पर हम -100 कला से ऊपर की बातें नहीं कर सकते। -100 कला की जो चीज़ें हम देख रहे हैं ये सारे -100 कला है। तो हर एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। फिर हम उसके अंदर और देखेंगे तो बहुत हाई एनर्जी पार्टिकुलेट्स है, क्वार्क, लेप्टन, न्यूट्रिनो, जो भी है वो सब साइंस की लैंग्वेज है। तो वो एनर्जी फील्ड फॉर्म में है। वो सब पार्टिकल और एनर्जी इंटरकन्वर्टिबल है उस इतने सब्टल लेवल पे, है ना। जो एक उसके अंदर जो ऊर्जा भरा है, तो हर पदार्थ ऊर्जा है। हमने जो विज्ञान से देख रहे हैं, जो क्वांटम फिजिक्स से, तो एनर्जी फील्ड में रहता है। तो इसका मतलब वो जो फ्रीक्वेंसी है, वो जो एनर्जी है, वो एनर्जी जल और मिट्टी तत्वों को रिप्रेजेंट करता है। और वो धीरे धीरे वो जो एनर्जी फॉर्म धीरे धीरे जल और मिट्टी की एटम्स बनाता है। तत्व बहुत सब्टल है, एटम से भी सब्टल है। वो ऊर्जा जो है, तत्व मतलब एक ऊर्जा को समझाता है जो धीरे धीरे एटम्स बनाता है। एटम्स से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स से कंपाउंड्स बनता है, आयन्स बनता है, जो भी है वो सारे चीज़ बन के स्थूल जगत में कन्वर्ट होता है। तो तत्व एक एनर्जी के फॉर्म है जो कि -30 कला में इस जल मिट्टी तत्व की फाउंडेशन पड़ा। और ये जो है ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ते गया और बहुत देर के बाद जब -100 कला बना तभी वो धरती जैसे कंपाउंड बना, सॉलिड कंपाउंड, दृश्यमान स्थूल जगत का बना। इस चीज़ को बुद्धि से समझेंगे तो बहुत सृष्टि का सर्जन का पूरा ज्ञान मिलेगा, जो बापूजी ने इतना सुंदर ज्ञान दिए हैं। तो तत्व एटम से फाइनर है और वो एक ऊर्जा को दर्शाता है। तो क्योंकि हम -100 कला में हैं तो बुद्धि के थोड़ा जोर डालना ही पड़ेगा, तभी जाके हम ये सारे चीज़ को विजुअलाइज कर पाते हैं। ऐसे ही हम देखेंगे यूनिवर्स की सर्जन के समय में न कला के स्टेज में गैलेक्सी बनना शुरू हुआ। उस टाइम में गैलेक्सी का डायमीटर अनंत लाखों प्रकाश वर्ष था, बहुत लाखों प्रकाश वर्ष था। लेकिन संकल्प द्वारा जब सृष्टि बढ़ा तो एक एक गैलेक्सी का लाखों टुकड़े हुए, लाखों विभाजन हुए, तभी जाके आज जो गैलेक्सी हम देख रहे हैं वो जिसका डायमीटर 1 लाख प्रकाश वर्ष है वो बना। तो ये जो कॉस्मिक डांस, ये जो सृष्टि का नृत्य चल रहा है, सृष्टि सर्जन का एक साइकिल चल रहा है,
इसको समझने के लिए तत्व और परम तत्व को बुद्धि में कल्पना करना जरूरी है, क्योंकि ये हम कल्पना ही कर पाएंगे। इसको कल्पना करके बुद्धि में उसको विजुअलाइज करेंगे, तभी जाके सृष्टि का गहरा रहस्य हमें धीरे धीरे समझ आएगा। तत्व में जब ऊर्जा बहुत रहता है, अब हम इसको एनालाइज करेंगे, आप देखेंगे जो बापूजी ने जो ज्ञान दिए हैं, तो तत्व में जब ऊर्जा बहुत रहता है, चलो वो परम तत्व महतत्व जो भी है, जब ऊर्जा से भरा रहता है तत्व, तो सृष्टि बहुत बड़ा रहता है। जैसे एक गैलेक्सी का साइज कितने लाखों लाखों प्रकाश वर्ष था, तो मतलब तब तत्व में शक्ति था, तो इसीलिए वो बहुत ही प्रसारित था, बहुत बड़ा स्पेस में कवर करके था। लेकिन जैसे तत्व में ऊर्जा कम होते गया, सृष्टि का गिरावट हुआ, तो स्पेस संकुचित हो गया, छोटा होने लगा, आज 1 लाख प्रकाश वर्ष में पहुंच गया। ऐसे भी जब यूनिवर्स 16 कला का था, तब इसका डायमीटर कोई लाख अरब प्रकाश वर्ष था, कितने लाख अरब प्रकाश वर्ष उसको कल्पना के बाहर है। लेकिन जब 0 कला में आ गया, तब सिर्फ 2600 अरब प्रकाश वर्ष रह गया। तो इससे हम समझ सकते हैं, जब तत्व या परम तत्व या महातत्व जो भी है, सब में ऊर्जा बहुत रहता है। ऊर्जा बहुत रहने का मतलब है कि उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी वाइब्रेशन, वेरी हाई वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन की शक्ति बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे शक्ति, वाइब्रेशन की शक्ति कम हो जाता है, वो सर्जन संकुचित होने लग जाता है, उसका ऊर्जा क्षय हो जाता है। जैसे गैलेक्सी में महाशिव की निराकारी स्टेज में रचना किया था, गैलेक्सी में महाशिव ने निराकारी स्टेज से अपनी रचना प्रारंभ किए थे। तो गैलेक्सी और ब्रह्मांड दोनों की सर्जन पैरेलली हुआ था, जब बापूजी के वीडियो में है ये सारी चीज। महाशिव और शिव में दोनों ने सर्जन एक साथ करने लगे, दोनों का संकल्प पैरेलली चला। जैसे हम इनको यूनिवर्स के साथ कंपेयर करेंगे, तो यूनिवर्स बहुत पहले क्रिएट हुआ, यूनिवर्स के बाद फिर महाशिव शिव ने क्रिएट हुआ। यूनिवर्स जब 9 कला तक पहुंचा, 16 से 9 कला तक पहुंचा, तब भी गैलेक्सी का क्रिएशन हुआ था। और ये जो टाइम स्केल को हम कंपेयर करेंगे, यूनिवर्स का और महाशिव का बहुत डिफरेंस है। मतलब हम पृथ्वी के टाइम से तो ट्रिलियन ईयर से उसको हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन यूनिवर्स का जब 9 कला से महाशिव की क्रिएशन स्टार्ट। अब गैलेक्सी और जो महाशिव के गैलेक्सी और ब्रह्मांड दोनों के टाइम डिफरेंस कम है, मतलब उस दोनों में पैरेलली सर्जन हुआ। जैसे इसके उदाहरण है, जैसे निराकारी महाशिव ने आकारी महाशिव की सर्जन की, वैसे ही शिव ने आकारी शिव के क्रिएशन किए। उसके बाद आकारी शिव शक्ति, आकारी महाशिव महाशक्ति एक ही साथ क्रिएशन होते गए, पैरेलली चलता रहा। विष्णु महाविष्णु, ब्रह्मा महाब्रह्मा, इंद्र महाइंद्र, ऐसे कर चलते रहा। तो लेकिन जब ब्रह्मांड में, जब ब्रह्मा के बाद फरिश्ता क्रिएट हुए, फरिश्ता की सर्जन हुआ, फरिश्ता से गिरावट हुआ, तब महाशिव और शिव के जो संकल्प में कोऑर्डिनेशन नहीं रहा, मतलब वो अलग हो गया, अपने आप गिरने लगा। जैसे उसके बाद क्या हुआ, जो हमारे फरिश्ता अपने आप संकल्प करने लगे, वो धीरे धीरे देवता बनने लगे, फिर मनुष्य बनने लगे, तो गिरावट होने लगा। विष्णु महाविष्णु, ब्रह्मा महाब्रह्मा तक दोनों सिंक्रोनाइज चल रहा था, मतलब ऊर्जा की ट्रांसफर हो रहा था। इसलिए तब तक सृष्टि बहुत सुंदर और परम तत्व में था। जैसे अपने आप सर्जन शुरू हुआ लोअर लेवल पे, वो गिरावट हुआ, उसको ऊर्जा मिला ही नहीं, फर्दर ऊर्जा मिला ही नहीं। तो ये सबको हम ऐसे इंटरलिंक किए, तो ये ज्ञान सब है बापूजी के वीडियो में, इसको जस्ट मैं इंटरलिंक कर रहा हूँ। तो ये सबको हम इंटरलिंक करेंगे, तभी पूरा ज्ञान को हम समझ पाएंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि हर डायमेंशन में टाइम, स्पेस, स्पीड कैसे चेंज होता है, और ऊर्जा कैसे संकल्प द्वारा एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन को फ्लो करता है ना। पूरा सृष्टि मल्टीवर्स से लेकर धरती लोक तक कैसे जुड़ा हुआ है, कोई भी स्वतंत्र नहीं है, एक के पतन से दूसरा भी गिर जाता है। इसलिए बापूजी के कार्य कितना कठिन और महत्वपूर्ण है, ये समझना जरूरी है। मतलब इतने इंटरलिंक है कि आपके नीचे वाला गिरा तो आप भी गिरेंगे। तो यही हुआ,
तो आप देखो, जैसे हमारे शरीर में कोई एक अंग नष्ट हो जाता है, तो मतलब इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो अंग, वो पार्ट लेटेस्ट ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है, उसका मतलब हमें वो पार्ट को हटाना जरूरी है, नहीं तो पूरा शरीर ही खत्म हो जाएगा। ऐसे ही प्रलय जो होता है, टाइम टू टाइम प्रलय होता है, वैसे ही वो क्लीनिंग एक्टिविटी करता है। जो डिटॉक्स होता है ना, शरीर का डिटॉक्स, वो प्रलय का काम होता है। तो समय समय में प्रलय जो है, अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, महाकाल प्रलय, बेहद की महाकाल प्रलय, ये सब चलता रहता है। क्योंकि वो क्लीनिंग प्रोसेस है, वो जब तक वो नकारात्मक मतलब जर्म्स, नकारात्मक आत्मा को डिलीट नहीं कर दिया जाएगा, तो वो पूरा सृष्टि को खा जाएंगे, खत्म कर देंगे। तो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें हमें इतना भावना नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये एक हायर लेवल की इंटेलिजेंस काम कर रहा है उसमें। अब हम सिर्फ एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से सृष्टि को समझ सकते हैं। सृष्टि एक्सपांसन कॉन्ट्रैक्शन साइकिल के अंदर है, मतलब सर्जन विसर्जन, एक्सपांसन, सर्जन विसर्जन, कॉन्ट्रैक्शन, ये एक साइकिल है। इसमें फंस गया है सर्जन, मल्टीवर्स तक पूरा सृष्टि इसी में फंसा हुआ है। तो इससे हमें पता है कि हमारे जो मल्टीवर्स है वो तीसरी बार विसर्जन करने हो जा रहा था। यूनिवर्स ऑलरेडी 17 बार विसर्जन हो चुका है, सर्जन विसर्जन के। तो उससे हम समझ सकते हैं कि गैलेक्सी और ब्रह्मांड का हालत कितना बार हुआ होगा, वो तो कोई कैलकुलेट ही नहीं कर सकता। क्योंकि परम महाशिव का एक सेकंड जो है, महाशिव का 98 इंटू 10⁻24 ईयर्स है, पूरा लाइफ टाइम ही है। ऐसे ही महाशिव का एक सेकंड 311 ट्रिलियन ईयर्स है ब्रह्मांड के। तो इसीलिए उसको तो समझना ही, मतलब उसको कैलकुलेशन करना ही मुश्किल है, कितना साइकिल्स गैलेक्सी लेवल पे और सोलर सिस्टम लेवल पे हुआ होगा। तो ये जो साइकिल होने का कारण क्या है, सर्जन विसर्जन, एक्सपांशन कंट्रैक्शन होने का कारण एक ही है, इसका जो एनर्जी फ्लो बंद हो गया। 100 कला के मल्टीवर्स को जो रचयिता है, वो आपने जो रचयिता 101 कला है, उससे डिस्कनेक्ट हो गया और ऊर्जा की फ्लो खत्म हो गया। जो ऊर्जा क्षय हुआ उसकी भरपाई नहीं हुआ, तो जैसे भरपाई नहीं हुआ तो गिरते गया। और 100 कला की मल्टीवर्स के बारे में तो पूरा ज्ञान है ही बाबूजी के वीडियो में। उसने जब तीसरी बार, हर बार उसकी ऊर्जा कम होता है। जितना बार सर्जन विसर्जन होगा, पहली बार होगा तो 100 से थोड़ा कम होगा, दूसरी बार होगा और कम होगा, तीसरी बार करेगा और कम होगा, तीसरी बार ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद आ गई इस ब्लैक डॉट को बचाने के लिए। जितने कला है उस हिसाब से उसका एनर्जी फिक्स है, टोटल एनर्जी एक रचयिता के पास फिक्स है कला के हिसाब से। जैसे सकला के पास जितना ऊर्जा है वो फिक्स है उसका क्रिएशन के हिसाब से। उसने सृजन किया, सर्जन करके उसकी ऊर्जा को क्षय हुआ संकल्प से, फिर वो नेगेटिविटी भरा सर्जन में, नेगेटिविटी भरा तो उसने फिर विसर्जन करने की संकल्प किया, माइंड अप किया, तो उसमें जो नकारात्मक ऊर्जा जो जितना भरा पड़ा था, वो क्या किया, उसकी जो सकारात्मक ऊर्जा को खाने लगा। जो क्रियाशीलता शक्ति था वो खा के खत्म किया। विसर्जन के टाइम पे वो जैसे ब्लैक होल बनता है तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है। तो जैसे नकारात्मक दोनों ऊर्जा मिलके फिर उसका जो 100 कला के जो पावर वो धीरे धीरे कम होने लगा। तो जब नेक्स्ट टाइम सर्जन वो करता है, एक साइकिल का सर्जन करता है, तब उसकी ऊर्जा और 100 कला का नहीं रहता है, उससे कम रहता है। कितने कम रहता है वो तो पता ही नहीं है, कम रहे वो कम हो जाता है। और 100 कला के सर्जन नहीं होता है, जब नेक्स्ट सर्जन करता है वो और भी कम कला का होता है, फिर दोबारा करता है तो और कम हो जाता है। तो धीरे धीरे उसके अंदर जो क्वालिटी खत्म होते जाता है, गिरने लगता है। इसलिए हायर डायमेंशन से पावर फ्लो होना बहुत जरूरी है। आज भी हम लोग पावर रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। जब तक हम रिसीव नहीं कर पाएंगे तब तक हम ऊपर जा नहीं पाएंगे। सर्जन की जो है सृष्टि की बहुत कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जिससे हर सृष्टि को समझना आसान हो जाता है। हमारे ज्ञान के हिसाब से, परम ज्ञान के हिसाब से, हर सृष्टि के बाउंड्री फिक्स है। हर सृष्टि में बाउंड्री में अपने रचयिता के कला के हिसाब से परम प्रकाश की बाउंड्री रहता है, जिसका एंटी ग्रेविटी पावर द्वारा रचयिता को, दूसरे रचयिता इसमें घुस नहीं सकते। दूसरा कोई भी आत्मा जो अंतरिक्ष में, उसको घुस नहीं सकते हैं। ये एंटी ग्रेविटी पावर उसको रोकता है और अंदर की सृष्टि बाउंड्री के बाहर भी नहीं जाता है।
वही एंटी ग्रेविटी पावर उसको बाहर भी जाने नहीं देता है। और बाउंड्री के अंदर रचयिता की जो ग्रेविटी पावर वो काम करता है, इसलिए अंतरिक्ष में सब कुछ गतिमान है, एक दूसरे के चारों तरफ घूमते रहते हैं, खुद के एक्सिस के चारों तरफ भी घूमते रहते हैं। और हर सर्जन में हायर इंटेलिजेंस यानी उस रचयिता की इंटेलिजेंस इनबिल्ट रहता है, जो वो सृष्टि की संचालन और सुरक्षा करता है। जैसे यूनिवर्स में परम महाशिव की ग्रेविटी पावर, परम महाशक्ति, परम महाविष्णु, महाब्रह्मा इत्यादि के परम महाब्रह्मा इत्यादि के द्वारा सृष्टि संचालन करता है, ऐसे गैलेक्सी में भी होता है, ब्रह्मांड में भी होता है। ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु शंकर के थ्रू वो शक्ति चलता है। तो इसलिए हर सृष्टि इंटेलिजेंट है, फुल ऑफ लाइफ है, क्रिएटिव है, कोई सृष्टि जड़ नहीं है। लेकिन हमारे विज्ञान सोचता है कि वो सिर्फ इंटेलिजेंट है, क्रिएटिव है, लेकिन सृष्टि जड़ है। तो यही सोच से उनके थ्योरी निर्माण कर लेते हैं, तो थ्योरी सही नहीं रहता, थ्योरी में सच नहीं दिखाई देता। तो ये तो हुआ हमारे जो क्रिएशन के बारे में मैंने थोड़ा बता दिया कि परम ज्ञान में कैसा है, सबका संक्षिप्त में बताया। अब हम बिग बैंग क्या है उसको थोड़ा विज्ञान से समझेंगे। अब हम समझेंगे बिग बैंग हाइपोथेसिस क्या है। ये सब इंटरनेट से कलेक्शन है, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए। बहुत जगह बहुत सारे चीज़ लिखा हुआ है, मैं उसको कंपाइल किया हूँ। तो विज्ञान के हिसाब से आज से अप्रोक्सीमेटली 14 बिलियन ईयर्स बैक बिग बैंग हुआ था। क्यों हुआ था इसका कारण किसी को पता नहीं। बिग बैंग से पहले क्या था किसी को पता नहीं, लेकिन बिग बैंग से हमारा यूनिवर्स बना था, ये विज्ञान की मत था। तो इसका सिक्वेंशियली क्या क्या इवेंट्स हुआ था जो विज्ञान प्रेडिक्ट कर रहा है हाइपोथेसिस में, उसको हम बताएंगे। जैसे सडनली, मतलब अचानक 14 बिलियन ईयर्स बैक, इतने साल पहले हमारे यूनिवर्स की जो पूरा आज जो हम देख रहे हैं, जो मैटर स्पेस की उत्पत्ति हुआ, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन से, जिसको हम बिग बैंग कहते हैं। इस यूनिवर्स के सारे ऊर्जा, पदार्थ और स्पेस एक बिंदु के अंदर था, और एक एक्सप्लोजन हुआ अचानक, जिससे सारे मैटर और स्पेस उस बिंदु से एक्सपांड करने लगा, और अभी तक एक्सपांड हो रहा है, रुक ही नहीं रहा है। उस पॉइंट में चारों फंडामेंटल फोर्सेस एक ही फोर्स बन के था, और धीरे धीरे एक ही फोर्स 4 फंडामेंटल फोर्स में डिवाइड हुआ। आज हम 4 फंडामेंटल फोर्स जो देख रहे हैं वो एक टाइम में एक ही फोर्स था, एक बिंदु के अंदर। तो एक्सप्लोजन के जो 10⁻⁻43 सेकेंड्स, इसको 1 प्लैंक टाइम बोलते हैं, उसके अंदर क्या हुआ ये किसी साइंटिस्ट को पता नहीं, मतलब वो अनुमान नहीं लगा सकते हैं क्या हुआ। लेकिन विज्ञान के कहने का है कि इतने कम टाइम के बाद, एक्सप्लोजन के इतने कम टाइम के बाद 10⁻⁻43 सेकेंड्स में, उस टाइम यूनिवर्स की साइज था 10⁻35 मीटर, और उसका टेम्परेचर था 10⁻32। तो मतलब इनिशियली यूनिवर्स एक्सट्रीमली हॉट डेंस था, जिसके बारे में विज्ञान को कोई ज्ञान नहीं है, विज्ञान समझ ही नहीं पा रहा है उस टाइम क्या हो रहा था। और पहले इनिशियली उस टाइम में सिर्फ ग्रेविटी फोर्स था, मतलब एक ही फोर्स था, उसको हम सुपर ग्रेविटी फोर्स भी बोल सकते हैं। और उस टाइम इतने हाई टेम्परेचर में तो जो एलिमेंटरी पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल्स बनने लगे। मतलब इनिशियल फेज में जैसे 10⁻43 सेकेंड्स, ये तो इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। 10⁻43 से लेकर 10⁻2 सेकेंड्स के अंदर सारे, मतलब जो एक्टिविटीज़ हुआ वो बहुत ही हाई टेम्परेचर था, और उस टाइम प्लाज्मा एक्टिविटी हो रहा था। प्लाज्मा मतलब सारे फ्लूइड स्टेट में था। फ्लूइड मतलब न्यूक्ली, एटम, सब एटम, क्वार्क्स, बोसन्स, जो भी है, जितने पार्टिकल्स है सारे फ्लूइड स्टेट में था, प्लाज्मा स्टेट में था। उस स्टेट में मास एनर्जी कन्वर्सन बहुत फास्ट होता है, कब मास है कब एनर्जी है कुछ पता नहीं चलेगा, एनर्जी फील्ड के फॉर्म में रहता है पूरा मैटर। तो उस स्टेज में जैसे एक इम्पोर्टेंट स्टेज है जैसे इन्फ्लेशनरी एक्सपांसन, मतलब वो एक सडन एक्सपांसन हुआ, जो विज्ञान के हिसाब से -10⁻³ सेकेंड से 10⁻32 सेकेंड के बीच में एक पॉइंट से वो एक बॉल जैसा बन गया।
तो वो बोलते हैं रैपिड एक्सपांसन। तो वो एक पीरियड था। लेकिन ये सारे पीरियड, जैसे इवन ये बताया जाता है कि जो विज्ञान ये बताता है 10⁻⁻6 सेकेंड तक वहाँ का टेम्परेचर, जो यूनिवर्स का टेम्परेचर 10⁻16 केल्विन था, डिग्री केल्विन था, बहुत ह्यूज टेम्परेचर था। और इस स्टेज में जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस एक दूसरे से अलग होने का शुरुआत हुआ, और उस टाइम क्वार्क, एंटी क्वार्क, ये सारे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्वार्क, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रिनो, ये सब उस टाइम क्रिएशन हुआ, जो बेसिक मैटर्स का बेसिक एलिमेंट से, बेसिक पार्टिकल से। तो ऐसे ही जो 1 सेकंड तक 3 मिनट के, मतलब जैसे इतना कम सेकंड से 3 मिनट के अंदर क्या हुआ, पहला एटम्स बनने लगा। मतलब एटम्स नहीं, एटम के न्यूक्ली बनने लगा, न्यूक्लियस बनने लगा, जो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, उसका न्यूक्लियस बनने लगा। तो 3 मिनट से, बिग बैंग के 3 मिनट के बाद यह बनने लगा। और 3 मिनट से लेके 2.4 लाख ईयर्स तक जैसे धीरे धीरे यूनिवर्स ठंडा होने लगा, तो एक न्यूक्ली तो बनने लगा, है ना, लेकिन फिर भी इतना गर्म था उस टाइम तक भी कि सारे प्लाज्मा फॉर्म में था, है ना। तो उस टाइम क्या हुआ, जो न्यूट्रल एटम बनने लगा, जो इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने लगा बॉन्डिंग के थ्रू, और एक एटम बनने लगा, लेकिन फिर भी प्लाज्मा स्टेट में था। तो जैसे ये सारे चीज़ होने लगा, डेवलप होने लगा, तो ये जो फोटन एनर्जी, उस टाइम ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जो एनर्जी है वो फोटन फॉर्म में रिलीज होता है, वो फोटन की एनर्जी यूनिवर्स के अंदर फ्लो होने लगा। क्योंकि पहले क्या होता था, वो एनर्जी, जो फोटन की जो एनर्जी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये जो वेरी फील्ड्स था, उससे बाहर नहीं आ पाता था। अभी फोटन की, जब ये न्यूट्रल एटम बनने लगा तो वो एनर्जी फ्लो करने लगा। लेकिन उस टाइम यूनिवर्स का साइज बहुत छोटा था, तो एनर्जी डेंसिटी बहुत हाई था। धीरे धीरे जैसे एक्सपांड हुआ, वो एनर्जी जो है, वो फोटन की जो एनर्जी, वो पूरा यूनिवर्स में फैलता गया। और जैसे 2.4 लाख ईयर्स से 3.5 लाख ईयर्स के अंदर, बिग बैंग के बाद, तब टेम्परेचर बोल रहे हैं 3000 डिग्री केल्विन तक बन गया, और यूनिवर्स का साइज भी बढ़ गया, तो डेंसिटी कम हो गया। तो उस टाइम फास्ट स्टेबल हाइड्रोजन हीलियम एटम बनने लगा। तो ये जो फोटन की जो ऊर्जा, जो वो लाइट के फॉर्म में थोड़ा थोड़ा दिखने लगा। तो ये जो फोटन की एनर्जी जो दिखने लगा 3.5 लाख ईयर्स के समय में, ये फोटन की एनर्जी पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स में व्याप्त हो गया। और आज विज्ञान जो है, जब भी कहीं मेजरमेंट करता है, एक बैकग्राउंड रेडिएशन मिलता है, जो ये ऊर्जा चारों तरफ व्याप्त है, उसको कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन बोलते हैं। तो जो बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से वही जो ऊर्जा, जो फोटन की ऊर्जा उस टाइम निकला था बिग बैंग के 3.5 लाख ईयर्स के बाद, जो वो एक छोटे से यूनिवर्स में था, और यूनिवर्स आज जो इतना बड़ा हो गया, तो वो एनर्जी अभी भी हर कोने में दिखता है। तो ये बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से है। तो उसको कहीं भी किसी भी प्रोब को लगाते हैं तो वो एक बैकग्राउंड रेडिएशन देता है। तो वो बैकग्राउंड रेडिएशन जो है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, वो वही है, फोटन की ऊर्जा ही है। जब वो इनिशियल स्टेज में था, वो एक्सपांड होके बड़ा हो गया, मतलब एनर्जी का वैल्यू कम हो गया, क्योंकि डेंसिटी जो था, डेंसिटी कम हो गया, तो एनर्जी का भी वैल्यू कम हो गया। तो उसके बाद 3.5 लाख ईयर्स में क्या हुआ, उस टाइम हाइड्रोजन एंड हीलियम बन गए, एटम्स बन गया। 75% हाइड्रोजन रहा, 25% हीलियम रहा, और बाकी छोटे अमाउंट में लिथियम बना। ये सब लाइट एलिमेंट्स है। फिर विज्ञान ये बोल रहा है, जो 3.5 लाख ईयर से लेके 200 मिलियन ईयर तक, 200 मिलियन ईयर तक, यानी 3.5 लाख ईयर में पहले एटम्स बना, और फिर जो फर्स्ट स्टार बनने तक समय को डार्क एज बोला जाता है। डार्क एज किस लिए बोला जाता है, उस टाइम पूरा यूनिवर्स जो विज्ञान के हिसाब से लाइट गैसेस
जो हाइड्रोजन गैसेस में भरा था, गैसेस में भरा था। तो फोटोन से जो ऊर्जा जो निकल रहा था, जो लाइट फॉर्म में जो ऊर्जा निकल रहा था, वो बाहर दिख नहीं रहा था, तो वो गैसेस के अंदर, जो डेंस गैसेस के अंदर छुप जाता था। तो वो एक डार्क एज है उस पीरियड का। तो वो जो डार्क एज जो है, उस पीरियड में क्या हो रहा था, कोई एक्टिविटी नहीं था जो विज्ञान के हिसाब से, तो सब मतलब उसमें एक्टिविटी भी क्या हो रहा था विज्ञान को पता नहीं। फिर 400 मिलियन ईयर्स के बाद, बिग बैंग के 400 मिलियन ईयर्स के बाद फास्ट स्टार बना, जो बिग बैंग थ्योरी बोल रहा है। क्या हुआ, जो गैस के जो एनवायरनमेंट था, वायुमंडल था यूनिवर्स के अंदर, वो धीरे धीरे जैसे यूनिवर्स ठंडा होने लगा, उसका जो गैस की डेंसिटी बढ़ने लगा। गैस की डेंसिटी जैसे बढ़ने लगा, तो कुछ जगह पे गैस की कंसंट्रेशन जैसे बढ़ा, सेल्फ वेट से ह्यूज प्रेशर टेम्परेचर हुआ और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हुआ। तो हाइड्रोजन की फ्यूजन होने लगा। हाइड्रोजन की फ्यूजन होने से पहली स्टार बना। फिर इसके तो पूरा प्रोसेस लाइफ इन मल्टीवर्स में बताया गया कैसे सन का साइज है। तो इसके बाद स्टार के बाद गैलेक्सी बना, गैलेक्सी के बाद क्लस्टर, सुपर क्लस्टर इत्यादि सब बनने लगा। तो ये 400 मिलियन ईयर्स के बाद ही हुआ। और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो बिग बैंग के 9 बिलियन ईयर्स के बाद बना। ये बिग बैंग थ्योरी बोल रहा है। और अभी तक हमारा यूनिवर्स एक्सपांड कर रहा है। ये जो एडविन हबल करके एक साइंटिस्ट थे, वो 1929 में टेलीस्कोप में देखा कि जो हमारे गैलेक्सी जो है, जो सारे गैलेक्सीज जो है सब दूर भाग रहे हैं एक दूसरे से। तो उसको उन्होंने रेड शिफ्ट कहा, वो जो विज्ञान में रेड शिफ्ट, डॉपलर इफेक्ट कहा, उसको भी समझेंगे। और बोले कि हमारा यूनिवर्स एक्सपांड कर रहा है उनके हिसाब से, अभी तक एक्सपांड कर रहा है। तो ये रहा एक संक्षिप्त में बिग बैंग थ्योरी, क्या विज्ञान बोल रहा है। जो 10⁻⁻43 सेकेंड तक आज की स्थिति क्या है, मतलब आज जो जैसे 400 मिलियन ईयर्स के बाद बिग बैंग के फर्स्ट स्टार बना, स्टार के बाद गैलेक्सी बना, गैलेक्सी के बाद क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, ये सब बना। तो बिग बैंग थ्योरी में एक सबसे उनका जो एसम्पशन है, जो हॉट डेंस था ऑब्जेक्ट और वो सडन एक्सपांसन हुआ, सडन एक्सप्लोजन हुआ, वो एक्सपांसन अभी तक चल रहा है। और जो एक दूसरे से जो गैलेक्सीज दूर भाग रहे हैं, जिसको ये रेड शिफ्ट कहा। और जैसे एक स्टार, बहुत सारे स्टार मिलके गैलेक्सी बने हैं, बहुत सारे गैलेक्सी मिलके बड़े बड़े गैलेक्सी बने हैं। तो एक स्टेबल गैलेक्सी बनाने में बहुत समय लग गया। तो ये है बिग बैंग थ्योरी। तो लेकिन इसका प्रूफ क्या है, जो बिग बैंग थ्योरी में सचमुच का बिग बैंग थ्योरी में हुआ कि नहीं हुआ, किसी को पता नहीं। कोई ये जस्ट इमेजिनेशन है, विज्ञान की इमेजिनेशन है। तो ये उन्होंने सृष्टि को जड़ मान रहे हैं और वो सारी चीज़ अचानक हो रहा है। और गैलेक्सी जो स्टार्स वो डस्ट से बन रहे हैं, मतलब इवन सोलर सिस्टम भी डस्ट पार्टिकल्स, गैसेस से बन रहे हैं, अपने आप बन रहे हैं, कंप्रेशन होके बन जाता है। इसमें कोई चैतन्य शक्ति नहीं है। ये तो हुआ हाइपोथेसिस, जो विज्ञान ने सोचा। इसका प्रूफ क्या है, ये विज्ञान क्यों मान रहा है, ये सच क्यों मान रहा है, उसको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएंगे। ये तो विज्ञान की बातें हैं, हम जस्ट कॉमन सेंस से जितना समझ पाएंगे उतना ही डिस्कशन करेंगे। तो विज्ञान खुद ही खोजेगा कि ये सच है कि झूठ है। इसका कोई प्रूफ नहीं है। इसका दो इनडायरेक्ट एविडेंस जो विज्ञान आज उसके ऊपर इस बिग बैंग को सच मान रहा है। एक है डॉपलर रेड शिफ्ट, डॉपलर इफेक्ट, रेड शिफ्ट, जो एडविन हबल ने 1929 में ये कॉन्सेप्ट दिए थे। उन्होंने टेलीस्कोप में ऑब्जर्व किया कि ये गैलेक्सी दूर जा रहे हैं, गैलेक्सीज, और वहाँ से जो रेडिएशन आ रहा है, वो गैलेक्सी से जो रेडिएशन निकल रहा है, वो जो टेलीस्कोप, उनका जो टेलीस्कोप जो रिसीव कर रहा है, वो रेड कलर का ज़्यादा दिख रहा है, रेड शिफ्ट, उसको रेड शिफ्ट बोलते हैं। उसका वेवलेंथ रेड कलर के डायरेक्शन में जा रहा है। तो जैसे ही वो गैलेक्सी दूर जाता है तो वेवलेंथ बढ़ जाता है, तो वो रेड कलर की तरफ, मतलब रेडिस दिखता है, वो एनर्जी लेवल रेडिस दिखता है, उसको साइंस में रेड शिफ्ट बोलते हैं। तो विज्ञान में जब वेवलेंथ बढ़ जाता है वेव का, तो वो रेड कलर की ओर शिफ्ट कर जाता है, और रेडिस, थोड़ा सा रेडिस दिखता है, रेडिएशन रेडिस कलर की ओर मूव कर जाता है, तो उसको रेड शिफ्ट बोलते हैं। ऐसे ही वेवलेंथ कम होता है तो वो ब्लूइश कलर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो वो ब्लू शिफ्ट बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो जो रिसीव किया टेलीस्कोप ने, वो रेड शिफ्ट दिखा। तो उससे हबल ने यह अनुमान लगाया कि सारे गैलेक्सीज दूर भाग रहे हैं।
तो एक डपलर इफेक्ट है विज्ञान में फेनोमेनन। डपलर इफेक्ट क्या है? लेटेस्ट एक बॉडी मूव कर रहा है, हमारे और वो बॉडी के बीच में एक रिलेटिव मोशन है, मतलब हम स्थिर हैं तो वो मूव कर रहा है, तो बॉडी नज़दीक भी आ सकता है, दूर भी जा सकता है। जब दूर जाएगा तो वहाँ से जो फ्रिक्वेंसी, एनर्जी का जो फ्रिक्वेंसी जो रिलीज हो रहा है, जो लाइट का फ्रिक्वेंसी जो रिलीज हो रहा है, वो इधर कम हो सकता है या बढ़ सकता है। जब वो नज़दीक आएगा तो बढ़ेगा, दूर जाएगा तो घटेगा। तब ये जो बढ़ना घटना फ्रिक्वेंसी का जो डिफरेंस है, वहाँ से वेलोसिटी को भी नापा जाता है, कितना वेलोसिटी में मूव कर रहा है वो ऑब्जेक्ट। और जब वो फ्रिक्वेंसी घटेगा, इसका मतलब वो हमसे दूर जा रहा है, और फ्रिक्वेंसी घटेगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा, वेवलेंथ बढ़ जाएगा तो रेड शिफ्ट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट के बेसिस पे उन्होंने ये डिसाइड किया, एडविन हबल ने ये बताया कि अभी जो हमारे स्पेस है वो एक्सपैंड कर रहा है, स्पेस एक्सपैंड कर रहा है, मतलब वो गैलेक्सी मूव नहीं कर रहा है, स्पेस एक्सपैंड कर रहा है, तो जिससे गैलेक्सीज हमसे दूर जा रहे हैं, है ना। तो उन्होंने जब टेलीस्कोप में देखा कि जो दूर दूर के गैलेक्सी को देखा, तो उन्होंने देखा फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, तो वहाँ से वेलोसिटी निकाला गया। वेलोसिटी से उन्होंने एक फार्मूला डेवलप किया, वो फार्मूला से उसका डिस्टेंस भी निकाला गया, कितना डिस्टेंस में है। वो फार्मूला में कांस्टेंट भी यूज किया गया, हबल कांस्टेंट, जो आज बहुत सारे साइंटिस्ट बोल रहे हैं ये फार्मूला की भी वैलिडिटी चेक करना है, सचमुच ये कांस्टेंट वैलिड है कि नहीं। तो विज्ञान सब एम्पिरिकल फार्मूलाज, अप्रोक्सीमेशंस, ऑब्जर्वेशंस, इससे काम करता है, तो वो भी कोशिश कर रहा है। तो जब हबल टेलीस्कोप के द्वारा अंतरिक्ष में निरीक्षण किया गया, तो इस टेलीस्कोप में इतना पावर नहीं था, जो इमेजेस लिया वो 14 बिलियन लाइट ईयर्स पुराना इमेज ही ले पाया, उससे पीछे लेकिन ले नहीं सकता। जो ओल्डेस्ट स्टार जो था, उसका जो समय देखा, जिस समय में वो स्टार बना था, तो वो 400 मिलियन ईयर्स, बिग बैंग के 400 मिलियन ईयर्स के बाद बना था। तो वो थ्योरी के हिसाब से मैच कर रहा था, जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि 400 मिलियन ईयर्स के बाद ही स्टार बना होगा, तो मैच कर रहा था। तो उनको वहीं से लगा कि नहीं, हमारा सच है, क्योंकि उन्होंने टेलीस्कोप में देखा जो पहली स्टार 400 मिलियन ईयर्स के बाद ही बना था बिग बैंग के, और उनका टेलीस्कोप का जो रेंज था, वो रेंज सिर्फ 14 बिलियन लाइट ईयर्स पुराना चीज को ही देख सकता था। तो बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से पहले स्टार बना, फिर बहुत सारे स्टार डेवलप होते होते गैलेक्सी बना, गैलेक्सी के मर्ज करते करते बड़े बड़े गैलेक्सी बने, फिर स्टेबल साइज के गैलेक्सी बने। तो हबल टेलीस्कोप में जो फोटो आया, उसमें नए गैलेक्सी सब स्टेबल थे, यानी उसका जो साइज यूनिफॉर्म थे, क्योंकि वो फर्दर डेवलप नहीं कर रहे थे, जितना डेवलप करना था डेवलप कर गए थे। और एक फेनोमेनन वो टेलीस्कोप में ऑब्जर्व किया, जो दूर जो गैलेक्सी जो जा रहे हैं, उनकी ब्राइटनेस धीरे धीरे कम हो रहा है और साइज भी बड़ा दिख रहा है। वो साइज बड़ा दिखने के लिए उन्होंने रिसर्च किया, विज्ञान ने सोचा कि एक ऑप्टिकल इल्यूजन है और एक ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ऐसा कुछ फेनोमेनन है जिससे वो बड़ा भी दिख रहा है और उसका डिमनेस बढ़ रहा है, ब्राइटनेस कम हो रहा है। तो ये सारी बातें हबल टेलीस्कोप में दिखा, तो उनको कंफर्म हो गया कि नहीं, यूनिवर्स एक्सपांड कर रहा है। और उन्होंने अपना लॉजिक लगाया ये थ्योरीज के हिसाब से, रेड शिफ्ट और ये जो डिमिंग हो रहा है, तो ये सबसे उन्होंने लगा कि एक्सपांड कर रहा है। और ये जो पुराने गैलेक्सीज जो है, उन्होंने देखा वो उनका सेफ यूनिफॉर्म नहीं है, तो उनको लगा कि ये जो पुराने जो गैलेक्सीज है वो धीरे धीरे और भी मर्जिंग करेंगे दूसरे गैलेक्सी से, फिर स्टेबल फॉर्म में आएंगे। तो ये सब उनको हबल टेलीस्कोप से जो कॉन्सेप्ट मिला, जो पिक्चर्स मिला, उससे उन्होंने अनुमान लगाया कि बिग बैंग थ्योरी हुआ होगा। और वो भी कंफर्म हुआ कि यूनिवर्स कंटिन्यूअसली एक्सपैंड कर रहा है। यह है पहला कॉन्सेप्ट, जो पहला एविडेंस है जिसके बेसिस पे अभी तक सोच रहा था बिग बैंग सही है। दूसरा कॉन्सेप्ट है बिग बैंग के दूसरा एविडेंस क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। ये एक यूनिफॉर्म एनर्जी फील्ड है, पूरा यूनिवर्स में व्याप्त है। यूनिवर्स की हर कोने में ये एनर्जी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड, वो हर कोने में है। जैसे भक्ति मार्ग में बोलते हैं कोने कोने में, कण कण में भगवान है, गॉड इज ऑमनीप्रेजेंट, ऐसे ये एनर्जी हर कोने में है यूनिवर्स की। तो इसका एक्सप्लेनेशन में विज्ञान कहता है, जो मैंने पहले बताया, कि बिग बैंग के लगभग
4 लाख साल के बाद जब तो 4 लाख साल के बाद जब यूनिवर्स की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था और एटम्स सारे प्लाज्मा स्टेट में थे, तब फोटन एनर्जी यूनिवर्स के हर डायरेक्शन में फ्लो किया। फोटन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है, वो जो वेव है, वो हर डायरेक्शन में फ्लो किया। लेकिन तब यूनिवर्स का साइज छोटा था, अब यूनिवर्स धीरे धीरे बढ़ने लगा। यही एनर्जी जो उस एनवायरनमेंट में था वो हर तरफ फैलने लगा, मतलब एक स्टोर होकर रहा और ये फैलने लगा, यूनिफॉर्मली फैलने लगा। तो जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपांड किया, यूनिवर्स की डेंसिटी घटता गया और एनर्जी फील्ड की वैल्यू भी कम होता गया, क्योंकि यूनिवर्स की साइज बढ़ गया। इस एनर्जी फील्ड को विज्ञान कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कह रहा है। और इसका जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है वो 2.72 डिग्री केल्विन है। ये स्पेक्ट्रम मतलब हम इतने टेम्परेचर की, मतलब 2.725 डिग्री केल्विन की एक ब्लैक बॉडी लेंगे, उससे जितना एनर्जी निकलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा, वो उतना एनर्जी हर कोने में, यूनिवर्स के हर कोने में यूनिफॉर्म में मिल रहा है, समान में मिल रहा है, कहीं अलग अलग नहीं है। तो इसलिए विज्ञान ने, मतलब साइंटिस्ट ने ये सोचे कि नहीं, वही जो रेसिडुअल एनर्जी जो बिग बैंग के 4 लाख साल के बाद था, वही अभी जो एनर्जी पूरा यूनिवर्स में व्याप्त है, लेकिन उसका वैल्यू थोड़ा घट गया क्योंकि डेंसिटी भी घट गया, इसलिए वैल्यू घट गया। तो इसको डिटेक्ट कब हुआ? अमेरिका के बेल लैब के 2 साइंटिस्ट इंजीनियर थे जो 1965 में उन्होंने एक्सीडेंटली इसको डिटेक्ट किए। उन्होंने और कोई चीज़ निकाल रहे थे तो एक नॉइज़ आया, कॉन्स्टेंट नॉइज़ आया, वहाँ से उन्होंने पता किया कि नहीं, ये जो नॉइज़ कुछ नहीं है, एक बैकग्राउंड रेडिएशन है। ये शायद पहले केबल टीवी में भी एक डिस्टर्बेंस के टाइम पे आता था। फिर सैटेलाइट से इसको एक्यूरेटली मेजर किया गया, ये मोस्टली यूनिफॉर्म मिला, लेकिन कुछ स्पेस में कुछ वेरिएशन मिला। 213 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ये जो माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन को बहुत डिटेल में मेजर किया और एक्यूरेटली मेजर किया, तब पाया गया कि ये एनर्जी फील्ड का कुछ वेरिएशंस हो रहा है, कुछ डायरेक्शन में वेरिएशन हो रहा है। उन्होंने उसका भी कुछ बताया कि पोलैरिटी करके कुछ है, कि ग्रेविटी वेव्स इफेक्ट कर रहा है, कुछ करके उन्होंने बताया। लेकिन ओवरऑल इसका वेरिएशंस यूनिफॉर्म है हर डायरेक्शन में। तो बिग बैंग हाइपोथेसिस के हिसाब से विज्ञान जो प्रेडिक्ट किया था, तो उन्होंने उस बेसिस पे माना कि ये जो बैकग्राउंड रेडिएशन एक यूनिफॉर्म है, इसलिए बिग बैंग हुआ होगा। तो ये 2 मेजर कारण है कि जिस बेसिस पे विज्ञान को ये लगा कि नहीं, बिग बैंग हुआ होगा। ऐसे डायरेक्ट प्रूफ नहीं था, कुछ भी डायरेक्ट प्रूफ नहीं था, नहीं है, आज भी नहीं है। और हबल टेलीस्कोप पिक्चर के बेसिस पे विज्ञान अनुमान लगा रहा है। अभी भी पता नहीं कि 14 बिलियन ईयर्स बैक ये हुआ था कि नहीं हुआ था, क्योंकि 14 बिलियन ईयर्स पुराना फोटो ही दे सकता है। हबल टेलीस्कोप के पास उससे बड़ा रिजोल्यूशन नहीं है, ना वो सिग्नल प्रोसेस कर सकता है। तो इसलिए ये लिमिटेशन है विज्ञान में। जैसे बापूजी बोलते हैं, तत्व के साधन से तत्व ही डिटेक्शन हो सकता है। तो ये है बिग बैंग के जो प्रूफ, जो एविडेंस जिसको हम बोल रहे हैं, एविडेंस जिसके बेसिस पे विज्ञान आज मान रहा है कि बिग बैंग हुआ होगा। और जब इनिशियल स्टेज में जो हाई टेम्परेचर में था, अचानक जो हुआ, उसके बारे में विज्ञान को कोई प्रूफ नहीं है, ना कोई जानकारी है, वो सिर्फ अनुमान लगा रहा है। अभी हम देखेंगे ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो अंतरिक्ष में अभी डिप्लॉय किया गया है ऑब्जर्वेशन के लिए, वो ऐसा क्या पिक्चर लिया जो विज्ञान में एक हलचल, अभी एक थोड़ा सा हलचल शुरू हुआ कि नहीं, बिग बैंग के ऊपर डाउट करने लगे साइंटिस्ट, कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट। तो हबल टेलीस्कोप जो है वो मोस्टली विजिबल रेंज में सिग्नल को प्रोसेस कर रहा था। वो इंफ्रारेड के जो लोअर रीजन है, जो लोअर फ्रिक्वेंसीज है इंफ्रारेड रीजन के, वो जो सिग्नल्स है, वो जो बहुत ही स्मॉल सिग्नल्स है, मतलब उसको हम बोल सकते हैं बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल से, उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा था, जिससे ये जो सबसे पुराना गैलेक्सी यानी फर्स्ट गैलेक्सी कब बना, वो सटीक नहीं बता पा रहा था, वो सब जानकारी नहीं मिल रहा था। और जो बहुत डिस्टेंट गैलेक्सीज है,
और जो सारे गैलेक्सीज जो है कितने हैं एक्चुअली उस सारे का पिक्चर नहीं आ रहा था, छोटे छोटे गैलेक्सीज का पिक्चर नहीं आ रहा था, स्टार्स गैलेक्सीज उसका पिक्चर नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जो इंफ्रारेड जो लोअर रीजन ऑफ इंफ्रारेड वेवलेंथ्स के जो सिग्नल्स है उसको प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। वो बेसिकली विजिबल रेंज में प्रोसेस कर रहा था और थोड़ा सा इंफ्रारेड कर रहा था, इंफ्रारेड रेंज को पूरा कवर नहीं कर रहा था। अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप डेवलप किया गया, उसका मेन पर्पस ही वही है कि वो इंफ्रारेड सिग्नल्स, बेसिकली इंफ्रारेड सिग्नल्स को पूरा बैंडविड्थ जो उसका लोअर रीजन का बैंडविड्थ है उसको प्रोसेस करेगा। तो इससे क्या होगा, पुराने गैलेक्सीज, पुराने से पुराने गैलेक्सीज यूनिवर्स के अंदर पता चलेगा, यूनिवर्स के बाउंड्री कहाँ तक फैला है, कितना दूर तक है वो पता लगेगा। और यूनिवर्स कब बना था, एक्चुअली कब बना था, 14 बिलियन ईयर्स में बना था कि और भी पहले बना है वो भी पता लगाएगा। जैसे पास्ट गैलेक्सी पता चलेगा तो उससे कैलकुलेशन करेंगे वो। तो अभी तो जस्ट शुरू हुआ पिक्चर आना, अभी इतना हल्ला होने लग गया, और अभी जो इसका रिजोल्यूशन बहुत अच्छा है, 15 to 20 टाइम्स है, तो पिक्चर अच्छा बनने लगा, अच्छा पिक्चर मिलने लगा। हबल टेलीस्कोप के जो पिक्चर आया उससे पता चला जो गैलेक्सीज जो संख्या था जो हबल टेलीस्कोप बता रहा था उससे बहुत ज़्यादा गैलेक्सी है। अभी धीरे धीरे काउंट होगा कितने गैलेक्सीज हैं, और ये बहुत दूर की गैलेक्सी भी दिखने लगा। इसका मतलब है कि यूनिवर्स के साइज जो प्रेडिक्ट कर रहा था हबल टेलीस्कोप उससे ज़्यादा है, उससे बड़ा है। फिर बहुत सारे पुराने गैलेक्सी जो इन्होंने पिक्चर लिया हबल टेलीस्कोप में वो सारे स्टेबल है, यूनिफॉर्म शेप की है, कोई मतलब उसमें एब्रप्ट शेप्स नहीं है। तो ये जो स्टेबल यूनिफॉर्म गैलेक्सी, पहले बिग बैंग में सोचते थे कि नहीं गैलेक्सी धीरे 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 स्टेबल आने में बहुत समय लगा, तो यहाँ से पता चला नहीं ऐसा नहीं है, जो पुराने गैलेक्सी भी स्टेबल हो सकता है। वो पहले सोचते थे कि जो नया गैलेक्सीज है वो स्टेबल होगा, यूनिफॉर्म होगा, लेकिन ये यहाँ से पता चला नहीं पुराने गैलेक्सीज भी स्टेबल और यूनिफॉर्म बना हुआ है। और वो भी देखे कि जो गैलेक्सीज है मिला, वो पहले सोचते थे 400 जो मिलियन ईयर्स के बाद, बिग बैंग के 400 मिलियन ईयर्स के बाद ही बना था, अभी पता चला नहीं 200 मिलियन ईयर्स के बाद बना है। तो बिग बैंग के 200 मिलियन ईयर्स के बाद ही वो सब गैलेक्सीज बना है। तो ये जो स्टेबल गैलेक्सीज बना, वहाँ से विज्ञान ये सोचने लगा, तो इसका मतलब बिग बैंग इधर बहुत और इससे पीछे हुआ होगा, नहीं तो बिग बैंग ही नहीं हुआ होगा। तो ये जो पिक्चर्स से जो अवधारणाएं आने लगी, नई नई अवधारणा, तो वो एक उनके अंदर एक डाउट पैदा कर दिया साइंटिस्ट के अंदर। तो पहले सोचते थे कि 400 मिलियन के बाद, 400 मिलियन साल के बाद ही फास्ट स्टार बना था, फिर गैलेक्सी बना। लेकिन अभी तो देख रहे हैं कि इवन 200 मिलियन साल के बाद भी बिग बैंग के इतने सारे बड़े बड़े गैलेक्सी, और वो भी स्टेबल गैलेक्सी बना हुआ है। तो इससे उन्होंने लगाया कि इधर बिग बैंग नहीं हुआ होगा, वो हुआ भी होगा तो वो 14 बिलियन ईयर्स पहले, आज से 14 बिलियन ईयर पहले नहीं, और भी पहले हुआ होगा। और ये भी पिक्चर में देखा गया कि नज़दीकी स्टार्स गैलेक्सी छोटे साइज के और बहुत है, और उसमें जो ग्लो है बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लो आ रहा है, छोटे छोटे गैलेक्सी और स्ट्रॉन्ग ग्लो आ रहा है, क्लियर पिक्चर आ रहा है, और यूनिफॉर्म शेप की है। तो वहाँ फिर उनको लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है जो थ्योरी में वो बोल रहे थे स्टार बनेगा, गैलेक्सी बनेगा, फिर गैलेक्सी एक दूसरे के मर्ज करके बड़े बड़े बनेंगे, तो ऐसा नहीं, किसी भी साइज़ के गैलेक्सी बन सकता है, चाहे वो छोटा बड़ा, और सारे स्टेबल बन जाते हैं। तो मर्जिंग करना एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है। तो ये सारे बिग बैंग थ्योरी के कमियां धीरे धीरे पिक्चर से निकालने लगे। तो ये जो कमियां निकलने लगे, तो अभी जो एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे जो बिग बैंग को नहीं मान रहे थे, उनको बहुत प्रोत्साहन मिला, वो बोले कि अरे ये तो है ही नहीं। और फिर उन्होंने पहले से ही बोलते थे कि ये जो डबलर इफेक्ट है और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है, ये भी बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से नहीं है, वो अलग है, उसका रीज़न भी वो अलग बता रहे थे। तो उनको बहुत प्रोत्साहन मिल गया। अब स्ट्रॉन्ग ग्रुप बन गए। अभी जो है एक ग्रुप है जो बिग बैंग को मानता ही नहीं, वो उभर के आए, और जो ग्रुप बहुत मान रहे थे बिग बैंग को, उनको अपोज करने लग गए। इसलिए आज के टाइम में नेट पे बहुत सारे आर्टिकल्स आने लगे, नहीं बिग बैंग हुआ ही नहीं है। और उसमें सबसे लीडिंग है एरिक जे लर्नर करके एक साइंटिस्ट है,
जिन्होंने 1991 में एक किताब ही लिखे थे, बिग बैंग नेवर हैपेंड। वो बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन था उनका, बिग बैंग हुआ ही नहीं है। और उन्होंने ही आर्टिकल लिखा ये अगस्त में या समथिंग जुलाई अगस्त में। वो आर्टिकल बहुत वायरल हुआ और सब लोगों को लगा कि बिग बैंग हुआ ही नहीं। और जो लोग बिग बैंग के ऊपर इतना खर्चा कर चुके हैं, जो साइंटिस्ट पूरा जीवन बिता दिए, एक कॉलेज बन गया, सारे मतलब एक कमर्शियल एक्टिविटी बन गया है, उनको खराब लगा तो वो भी उनके अपोज करने लगे, तो एक डिवीजन ऑफ ओपिनियन शुरू हो गया। तो जो एरिक जे लर्नर की जो बताना है, जो साइंटिस्ट बिग बैंग को नहीं मानते हैं, तो उन्होंने बताया देखो ये जो रेड शिफ्ट है, डॉपलर रेड शिफ्ट है, रेड शिफ्ट मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, जो रेडिएशन आ रहा है टेलीस्कोप में वो थोड़ी हर वक्त ऐसा नहीं है कि दूर भागने से होगा, क्योंकि हमारे जो यूनिवर्स के अंदर सारे कुछ मूव कर रहा है, सारे गतिमान है, वो जो रिलेटिव वेलोसिटी से भी वो रोटेट कर रहा है, तो ये भी जो है ये कंट्रीब्यूट कर रहा है रेड शिफ्ट को। और वो भी है जो एनर्जी निकल रहा है कोई भी गैलेक्सी से, और वहाँ से जो लाइट फॉर्म में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो भी एनर्जी निकल रहा है वो भी जो है उसका एनर्जी क्षय हो रहा है, मतलब वो एनवायरनमेंट में जो वायुमंडल में वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो वो जो रेज की जो एनर्जी जो फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है, वो फ्रीक्वेंसी कम होने से तो उसका रेड शिफ्ट होगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो वो दूर भाग रहा है, तो इसलिए जो स्पेस कंटिन्यूस एक्सपैंड कर रहा है ये कॉन्सेप्ट गलत है उन्होंने बताया। तो रेड शिफ्ट के कई कारण हो सकते हैं। तो उन्होंने वो भी बताया कि हबल कांस्टेंट को भी चेक करना चाहिए, जो 1929 में उसको वैल्यू निकाला गया था। और रेड शिफ्ट का कारण नहीं है कि वो हमसे दूर भाग रहा है, उसका कई कारण हो सकता है, क्योंकि एनर्जी भी एब्जॉर्ब हो रहा है एनवायरनमेंट में, तो इसलिए लॉस ऑफ एनर्जी के चक्कर में भी रेड शिफ्ट हो रहा है। और दूसरा जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन का रीज़न बहुत है, क्योंकि ये तो एनर्जी फील्ड है, जो एनवायरनमेंट में जो आकाश तत्व में एनर्जी फील्ड पड़ा है पूरा यूनिवर्स के, और ये तो इसका कारण बहुत है। और बाद में जब 2013 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी को मिला कि भाई ये हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्म नहीं है, कुछ डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, तब ये और थोड़ा पक्का हो गया कि भाई ये उसका रेसिडुअल एनर्जी नहीं है जो बिग बैंग के बाद का। और इसका जो कारण भी उन्होंने बताने लगे जो साइंटिस्ट लोग, जो स्टार्स गैलेक्सी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रिलीज हो रहा है वो भी एब्जॉर्ब हो रहा है वायुमंडल में, तो वो भी एनवायरनमेंट से डिटेक्ट हो रहा है। और अभी भी ग्रेविटेशनल वेव्स को स्टडी भी नहीं किए हैं, जिसके बारे में पता नहीं, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। तो ये सारे चीज़ के बाद जो जो साइंटिस्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो बिग बैंग थ्योरी थोड़ा हल्का पड़ गया, मतलब जो साइंटिस्ट, लेकिन अभी भी वाद विवाद चल रहा है, वो साइंस की काम है, वो लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन ये तो जस्ट मैंने ये बताया कि क्या है। तो अभी बिग बैंग के हाइपोथेसिस के और चर्चाएं होगा, और जैसे जैसे और नए नए पिक्चर आएंगे जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से, धीरे धीरे पता चलेगा क्या है सच, क्या है झूठ, क्या है। तो विज्ञान की काम है, विज्ञान देखेगा। बेहद के ज्ञान में इसका विश्लेषण करेंगे जो बिग बैंग क्या है। बेहद के ज्ञान के हिसाब से सारे सृष्टि के दायरा यानी सीमा फिक्स है, जैसे यूनिवर्स की बाउंड्री, गैलेक्सी की बाउंड्री, ब्रह्मांड इत्यादि सारे के बाउंड्री फिक्स है, वो कभी भी निरंतर एक्सपेंशन नहीं करते हैं। ये हमारे ज्ञान की वीडियो में क्लियरली है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जैसे यूनिवर्स अभी भी एक्सपैंड कर रहा है, ये पूरा सरासर गलत है, ये कभी भी नहीं हो सकता है। हाँ, यूनिवर्स के अंदर चेंजेस हो रहा है, सारे सृष्टि परिवर्तनशील है, और ये सृष्टि नीचे की ओर गिर रहा है, और सारे गतिशील है। जैसे हमारे जो सोलर सिस्टम है 7 से 8 लाख किलोमीटर पर आवर स्पीड में गैलेक्सी के अंदर चक्कर काट रहा है, और हमारे गैलेक्सी 25 लाख किलोमीटर पर आवर में यूनिवर्स के अंदर चक्कर काट रहा है, इसलिए सब कुछ गतिमान है। तो ऐसे हम यहाँ से बैठ कर देखेंगे तो सारे कुछ लगेगा कि गतिशील है, मूव कर रहा है, दूर जा रहा है, पास आ रहा है। और विज्ञान के हिसाब से गैस और डस्ट पार्टिकल से जब डेंसिटी बढ़ गया, फ्यूजन रिएक्शन हुआ, और अपने आप स्टार, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी बनते गए, ये अपने आप बाई चांस हो गया। यानी सृष्टि में कोई इंटेलिजेंस या लॉजिक नहीं है, हर चीज़ एक संभावना है और अकस्मात हो रहा है। ये इसलिए विज्ञान सोच रहा है क्योंकि विज्ञान अभी भी चैतन्य शक्ति या ब्रह्म को नहीं जानता है, संकल्प शक्ति क्या है वो भी नहीं जानता है।
यानी बुद्धि जब -100 कला में आ जाएगा तो पूर्ण ब्रह्म स्थिति, संकल्प शक्ति इत्यादि को समझना, बुद्धि में धारण करना बहुत असंभव है। और ये अव्यक्त दुनिया है, विज्ञान व्यक्त दुनिया की बात कर रहा है। साइंटिस्ट भी, जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट भी सृष्टि का अंश है। वो अपने अस्तित्व की खोज में बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, लेकिन ये कभी नहीं जान पा रहा है कि उनके अंदर जो क्रियाशील बुद्धि काम कर रहा है उसका सोर्स क्या है। जो सृष्टि बना है वो गैस और डस्ट पार्टिकल से बन गया और उसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं है, लेकिन हमारे अंदर इंटेलिजेंस कहाँ से आ रहा है। इसलिए विज्ञान में बहुत लिमिटेशंस है। धीरे धीरे विज्ञान सत्य को उजागर करेगा ही, समय के साथ सबकी बुद्धि खोलेगा। अभी भी जो विज्ञान गॉड पार्टिकल के बारे में जो भी संशोधन किए हैं वो सिर्फ -100 कला में एक परम तत्व की ऊर्जा है। यानी पहले मैंने बताया जो हर डायमेंशन में कला का जो वैल्यू कितना चेंज हो जाता है, तो मतलब हर डायमेंशन में कला का जो पावर, उसमें जो अंतर्निहित पावर जो उसके क्वालिटी में बहुत चेंज हो जाता है। तो ये तो -100 कला की है। तो हायर डायमेंशन में जो ऊर्जाएं हैं उसको अनुमान लगाना यहाँ से बहुत मुश्किल है, असंभव है। जब तक परम तत्व की साधन नहीं आएगा तब तक परम तत्व की सृष्टि देख पाना या जानना असंभव है। जो हम परमाणु ऊर्जा की बात करते हैं, ये -100 कला की स्थूल दुनिया में वो इतना ज़्यादा है, पूरा सृष्टि को नष्ट कर सकता है। तो सोचिए परम तत्व जो हायर डायमेंशन में परम तत्व में कितना ऊर्जा होगा, ये अनुमान लगाना असंभव है। ये बुद्धि में सिर्फ सोच सकते हैं हम। और बापूजी के ज्ञान में है ऑलमाइटी अथॉरिटी के द्वारा जब यूनिवर्स के ऊपर के आयाम से साइंटिस्ट उतारा जाएगा, वो परम तत्व की साधन की डेवलप करेंगे और उसी के सहारे विज्ञान की अकल्पनीय प्रगति करेंगे। और विज्ञान हर रहस्य को जानने की सामर्थ्य रखेगा। तभी अभी विज्ञान एक अंधे कुएं के अंदर फंसा पड़ा है। और जब बिग बैंग की बात करें, बिग बैंग हाइपोथेसिस की बात करें, जो विज्ञान के हिसाब से भी बहुत सारे अभी भी संशोधन करना बाकी है। जैसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, उसका कारण भी उनको डिटेक्ट करना चाहिए। जो कैसे जो गैलेक्सीज और स्टार फॉर्मेशन के टाइम पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो कैसे एनवायरनमेंट में स्टोर होके है, कैसे आकाश तत्व क्या है, परम आकाश तत्व क्या है, उसके अंदर कैसे स्टोर हो रहा है एनर्जी, और ग्रेविटेशनल वेव्स कैसे आकाश तत्व के थ्रू फ्लो कर रहा है। ये सबको अभी भी उनको रिसर्च करना है, संशोधन करना है, तब उनको पता चलेगा कि जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस का कारण क्या है, असली कारण क्या है। सिमिलरली ऐसे ही रेड शिफ्ट डॉपलर इफेक्ट की भी उनको रिसर्च करना चाहिए कि जो स्पेस एक्सपैंड नहीं कर रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है, रिलेटिव मोशन है, गतिशीलता है, उसके लिए जो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, तो उनको भी उसके बारे में और भी संशोधन करना है। बिग बैंग हर चीज़ को समझा नहीं पा रहा है। जैसे बिग बैंग में थ्योरी के हिसाब से देखा जाए कि हमारे भौतिक विज्ञान के हिसाब से देखा जाए, जो सारे गैलेक्सीज जो यूनिवर्स के अंदर घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, उनका स्पीड लगभग सारे का सेम है। लेकिन जबकि न्यूटन्स थ्योरी के हिसाब से जो सेंटर से दूर है और सेंटर के नज़दीक है, दोनों के स्पीड अलग होना चाहिए, लेकिन ये सारे सेम है। तो इसलिए वो लोग उनको समझ नहीं पा रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि कोई डार्क मैटर, डार्क एनर्जी है यूनिवर्स के अंदर, इसलिए इनको जो अट्रैक्टिव फोर्सेस इनको सारे सेम करके रखा है। लेकिन हम बेहद की ज्ञान में सोचेंगे तो एक ही चैतन्य शक्ति, जो चैतन्य शक्ति है, जिसको ग्रेविटी फोर्स, मतलब यूनिवर्स के अंदर जो परम महाशिव के जो चैतन्य शक्ति है, परम प्रकाश है, उसके ग्रेविटी फोर्स अनगिनत गैलेक्सी को यूनिवर्स के केंद्र के चारों तरफ घूम रहे हैं। वो जो शक्ति के द्वारा, वो विज्ञान देख नहीं पा रहा है। वो चैतन्य शक्ति पूरा यूनिवर्स में प्रवाह हो रहा है। वो परम आकाश तत्व और आकाश तत्व के द्वारा पूरा सृष्टि में व्याप्त है और पूरा सृष्टि को नियंत्रण भी कर रहा है। इसको विज्ञान अभी तक समझ नहीं पा रहा। जो पूर्ण ब्रह्म परम प्रकाश यूनिवर्स के केंद्र में है और वो अनायास अवांछित हर दिशा में प्रवाहित हो रहा है, वो डार्क मैटर है, विज्ञान जो बोल रहा है। और ये जो आकाश तत्व, परम आकाश तत्व के अंदर ऊर्जा जो है, जो पूरा सृष्टि की पालन पोषण संचालन नियंत्रण कर रहा है, वो डार्क एनर्जी है। ये तो परम ज्ञान के हिसाब से बहुत साधारण सा चीज़ है, बापू जी के वीडियो में है, लेकिन विज्ञान उसको समझना मुश्किल है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब तक विज्ञान टाइम स्पेस स्पीड को कोरिलेट नहीं कर पाएगा, टाइम डायलेशन और डायमेंशन को समझ नहीं पाएगा ठीक से, और उनका कैलकुलेशन पक्का नहीं बिठा पाएगा, तब तक वो परम सत्य को जान नहीं पाएगा। हमारे परम ज्ञान में जब परम महाशिव यानी यूनिवर्स का सर्जन करता है, वो समय को हम धरती के समय के साथ तुलना करेंगे तो वो
ट्रिलियंस ईयर्स होगा, उसका आकलन ही नहीं कर पाएंगे। आप सोचो, सिर्फ हमारे ब्रह्मांड का अभी तक का समय जो बीत गया है वो लगभग 155.5 ट्रिलियन ईयर्स है, और एक ब्रह्मांड के पूरा समय 311.04 ट्रिलियन ईयर्स है। लेकिन महाशिव का वो एक सेकंड है, सिर्फ एक सेकंड है। और महाशिव का पूरा समय जो है, हमने कैलकुलेशन जो दिया गया है अप्रोक्सीमेटली 98.089 इंटू 10⁻24 ईयर्स, मतलब एक के बाद 26 जीरो, उसको क्या संख्या बनेगा किसी को पता नहीं। वो परम महाशिव का एक सेकंड ही है। यानी धरती पर रह के यूनिवर्स की सर्जन की समय को नापना असंभव है जब तक हम टाइम स्पेस स्पीड की कोरिलेशन ना निकाल लें। तो ये सब असंभव चीज विज्ञान अभी इधर बैठ के कर रहा है। मतलब एक इतना निचले डायमेंशन में बैठ के एक हाई डायमेंशन की समय का कैलकुलेशन कर रहा है, वहाँ की घटना के बारे में कैलकुलेशन कर रहा है। यानी 14 बिलियन ईयर्स कुछ भी नहीं है जो इन्होंने बता रहे हैं बिग बैंग 14 बिलियन ईयर्स बैक हुआ था। ये तो एक बच्चे जैसी बात है। बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से विज्ञान प्रेडिक्ट कर रहा है बिग बैंग के बाद 10⁻⁻43 सेकंड में क्या हुआ था। ये तो बताना असंभव है, क्योंकि परम महाशिव के एक सेकंड धरती के ऊपर कितना ट्रिलियन ईयर्स होगा पता नहीं, और उसको समझना पड़ेगा जो टाइम डायलेशन थ्योरी के हिसाब से गैलेक्सी किस डायमेंशन में है और धरती किस डायमेंशन में है, यूनिवर्स किस डायमेंशन में है, वो सारे चीज़ विज्ञान को समझना पड़ेगा। हम दूसरे डायमेंशन की घटना को धरती के ऊपर के बुद्धि से आकलन नहीं कर पाएंगे। बिग बैंग एक ऐसे घटना है, वो यूनिवर्स की क्रिएशन है, मतलब एक दूसरे बहुत ही ऊपर के आयाम की घटना है, और हम धरती के हिसाब से, धरती के बुद्धि के हिसाब से, धरती के टाइम के हिसाब से और धरती के इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से उसको आकलन करना चाहता है। ये तो असंभव ही है। मतलब हम यहाँ बैठ के अमेरिका में क्या घट रहा है वो सोचना चाहते हैं, वो तो फिर भी हो सकता है, लेकिन ये एक दूसरे डायमेंशन ही है, एक प्लेन ही, अलग प्लेन की बात कर रहे हैं। इसलिए विज्ञान जो आज कह रहा है, इसको यही विज्ञान खुद गलत साबित करेगा। समय उसको इंतजार कर रहा है कि जब विज्ञान चैतन्य शक्ति, ब्रह्म शक्ति को पहचानेगा और सत्य की ओर जाएगा। परम ज्ञान के हिसाब से देखा जाए बिग बैंग का कोई वैलिडिटी नहीं है, कोई वैलिडिटी नहीं है। ये तो उल्टा ही थ्योरी है, जैसे डार्विन थ्योरी जैसा ये उल्टा ही थ्योरी है। लेकिन विज्ञान खुद बिग बैंग को आने वाला समय में खुद विश्लेषण करेगा और सत्य की खोज करेगा। और तो ये इसमें मैंने सारे चीज़ को थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में बताया, तो हमारे बुद्धि में बेहद की ज्ञान बैठ जाए। और बापूजी की कृपा से जितना हो सके, दादाजी की कृपा से जितना मेरे बुद्धि में बैठा उतना मैंने कोशिश किया। ये लोगों के, ये हमारे जो बेहद की आत्माओं को मदद करे, ये बापूजी की कृपा सबके ऊपर रहे और हम ज्ञान में सारे मिलके बहुत आगे बढ़ें और ये बेहद की ज्ञान कण कण में जाए। सब लोग, सब आत्माएं, सारे आत्माएं इस ज्ञान को धारण करें और विश्व शांति की ओर हम सब आगे बढ़ें।